हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पारासेल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था A76 आइसबर्ग को लेकर के। तो A76 आइसबर्ग को अगर हम मैप में व्यू करें, आप सभी को पता है अर्थ का साउथ पोल है अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पार्ट में है रोनी आइस शेल्फ और रोनी आइस शेल्फ से ही डिवाइड होकर के ये जो बड़ा सा आइसबर्ग का जो टुकड़ा है वो इजीली फ्रीली अपने आप को वेडल सी में फ्लोट करा है, जिसको साइंटिस्ट ने बाद में A76 आइसबर्ग का नाम दिया। अगर हम कंपैरिजन करें ज्योग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अबू धाबी से 4 टाइम ज़्यादा बड़ा है A76 आइसबर्ग और पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग आइसबर्ग के रूप में प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है A76 आइसबर्ग और वेडल सी में अपने आप को फ्रीली फ्लोट कर रहा है। ओके, ये चीज़ें हमें शो कर रही हैं कि किस तरीके से जो ग्लेशियर हैं वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड लेवल पर शो होने लग गया है। ओके, द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाकिस्तान को लेकर के हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो इशू चल रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू कोशिश की कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने न्यू इलेक्शन के लिए अलाउ कर दिया। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस इशू को लेकर के गई सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप नो कॉन्फिडेंस वोट को रेगुलर कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ की पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस वोट को लेकर के वोटिंग होती है और जो इमरान खान हैं वो इसमें उनकी ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास में वहाँ पर मेजोरिटी नहीं थी। इसके बेसिस पर वो जो इमरान खान जो है बिकमिंग द फर्स्ट प्रीमियर इन द कंट्रीज हिस्ट्री टू बी सेंट होम आफ्टर लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ द हाउस का ट्रस्ट उन्होंने लूज कर दिया है। इसके बाद में वो रिमूव कर दिया गया है उनको उनकी पोस्ट से और अब नए जो पीएम है वो वहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है हमारे रीजनल एरिया में अदर नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से वहाँ पर जो इशू देखने को मिल रहे हैं, एक सेकेंड, कुछ नेट का इशू है। हाँ, तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ की जो भी लोकल पॉपुलेशन है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अदर एरियाज़ में अपने आप को शिफ्ट कर सकें ताकि जो भी बेसिक प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। तो इसी तरीके से 19% जो हैं वो श्रीलंका से निकल करके हमारे इंडिया में एंट्री कर रहे थे। जब उनको एक तरीके से रोका गया, उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तो उन्होंने अपना जो बेसिक आंसर है वो यही रखा कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो बेसिक नीड्स के जो सामान हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनके प्राइजेस भी इतने ज़्यादा हाइक हो रहे हैं कि उनको वहाँ पर सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ओके, इसी तरीके के इश्यूज हम अदर एरियाज़ में भी देखते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमारे रीजनल एरिया में इस तरीके के क्राइसिस इंक्रीज हो रहे हैं तो इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में म्यांमार में जब मिलिट्री को वहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद में हमने देखा था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ पर काफ़ी इसी तरीके की इलीगल माइग्रेंट जो है वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। ओके, इसी तरीके का इशू ये रहा था कि हमारे इंडिया के रीजनल एरिया में जो कंट्री है जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ में जब इश्यूज क्रिएट हुए तो वो लोग इंडिया में आए और उन्हीं को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो यूएस की विजिट पर गए हैं। 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग वहाँ पर होगी और इसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में वर्चुअल समिट भी करेंगे। कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में साउथ एशिया में क्या चल रहा है। आप सभी को पता है साउथ एशिया में इशू चल रहा है। श्रीलंका में अगर हम देखें तो श्रीलंका में अपने
अपने लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वहाँ पर अदर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मालदीव्स में वहाँ पर भी कुछ अदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है इंडो पैसिफिक रीजन वाले इशू को लेकर के भी, कि इंडो पैसिफिक को किस तरीके से इंडिपेंडेंट रख सकें, इसको लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। हालांकि पॉइंट्स क्लियर नहीं है, बस ये बात रखने की कोशिश की जा रही है कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। बात हो सकती है ग्लोबल इश्यूज की। ग्लोबल इश्यूज की अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन वॉर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। इसकी वजह से जो सैंक्शंस इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस जो है, उन सभी पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर एक कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इस इमेज को आप व्यू कीजिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है, हाइक किया है जो ब्रिक्स ट्रेड जो है, जो ब्रिक्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, या फिर अगर हम बात करें टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, तो 5% से 12% तक इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से डिप्रेशन देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि ये जो वर्क है या फिर इस तरीके का जो भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको क्लोजर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए इन तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस तरीके का जो वर्क है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको यहाँ पर अपनी लाइवलीहुड लॉस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर, और यहाँ पर एक दिल्ली में होम डोर डिलीवरी करने के लिए जो भी आपकी ग्रोसरी है उसके लिए आप कुछ ऐप वहाँ पर डेवलप कर रखे हैं। उन ऐप पर आप अपने आप को रेगुलेट कीजिए, अपने आप को अवेलेबल करवाइए, और फिर वहाँ पर अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। और इन ऐप की एक इम्पोर्टेंट बात ये बोला जा रहा है कि 10 मिनट में वो आपके हाउस तक, आपके डोर तक डिलीवरी कर देंगे। इसकी वजह से इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो फूड और ग्रोसरी जो है वो कोई इमरजेंसी आइटम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल आपको बेसिक नीड है। जैसे कि अगर हम मेडिकल असिस्टेंट्स की बात करें तो उसके लिए आपको पता है कि एम्बुलेंस को सभी, अगर ट्रैफिक भी है तो भी वहाँ पर रास्ता देने की कोशिश करवाई जाती है क्योंकि वो इमरजेंसी नीड है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इस तरीके के जो भी ऐप हैं उनको ये जो डिलीवरी के लेकर के वो जो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया भी गया है कि कुछ लोगों की तो इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो गया है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो अपनी बाइक को काफ़ी ज़्यादा स्मूथली या काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेस में, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो अपने आप को ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस तरीके के जो ऐप हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। इस तरीके की स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग अगर वो वर्क कर रहे हैं कि 10 मिनट्स में आपको आपकी ग्रोसरी जो है या फिर फूड आइटम्स हम अवेलेबल करवाएंगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम होने की वजह से ना सिर्फ एक्सीडेंट वाले इशू आ सकते हैं और भी अदर जो इशूज हैं वो इसकी वजह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरीके के जो ऐप हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, ये जो ऐप हैं इनके नेम देख लीजिए आप, ब्लिंकिट एंड जेप्टो, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ऐप जो हैं उनके नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देखो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अभी मीटिंग की और इसमें डिस्कशन किया गया। तो कुछ इन्फ्लेशन, आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में जो इन्फ्लेशन रेट है काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जब तक हम इन्फ्लेशन को कर्व नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं करेगी, तब तक आरबीआई जो है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए अपने आप को एबल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा कि जो भी, जिसकी वजह से भी जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसको हम रेगुलेट करें, उन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करें, तभी जा करके हम सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे लेकर के जा पाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल है लैंग्वेज को लेकर के। अभी हमने ये देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम क्या करेंगे, हिंदी को कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनाएंगे। वो एरिया जहाँ पर, वो स्टेट्स जहाँ पर हिंदी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्पेसिफिक उन्होंने नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कम्युनिकेशन के लिए हिंदी लैंग्वेज को अवेलेबल करने की बात रखी है। जैसे कि उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, तो इसके लिए उन्होंने बोला कुछ टीचर्स को अपॉइंट किया गया है ताकि वहाँ की जो हिंदी लैंग्वेज है उसके ऊपर मेजरली फोकस किया जा सके। तो एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, he is duty bound to promote the spread of the Hindi language, but the impression
his speech generated at the 37th meeting of the panel in New Delhi last week is that he wanted to impose the language. Okay? ऐसा नहीं है कि आप प्रमोट करना चाह रहे हो, ये बात हमें शो कर रही है कि आप इम्पोज करना चाह रहे हो। प्रमोट करने में और इम्पोज करने में बहुत अलग अलग बात है। एक तो जो पर्सन है वो अपनी खुशी से, अपने ग्रीटिंग्स के साथ में जो भी लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट करें, एक आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में वो इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे इंडिया की लैंग्वेज को, जिसके ऊपर फोकस ना किए जाने के बाद में उसको रिकॉग्निशन मिला है। स्पेसिफिक हमारे साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो अगर नॉर्दर्न इंडिया से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि तमिल तेलुगु जो लैंग्वेज है वो नॉर्दर्न इंडिया में लोगों को नहीं आती, तो कम्युनिकेट करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे अकेडमी अवार्ड हैं उन्होंने भी इंग्लिश को रिकॉग्निशन किया है कि इंग्लिश में कोई भी राइटर, अगर अपना इंडिया का कोई भी राइटर अपने जो भी नॉवेल्स हैं इन सभी को लिखता है तो उनको स्पेसिफिक जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो लैंग्वेज कोई बॉर्ड नहीं है, अगर आपको हिंदी को प्रमोट करना है तो प्रमोशन के लिए आप अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन इम्पोजिशन जो आप करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। इन्हीं चीज़ों से, ये चीज़ जो आप इम्पोज करने की करते हो, इसकी वजह से सोसाइटी में एक डिवीज़न क्रिएट होता है, और जो इश्यूज आज क्रिएट हो रहे हैं वो आने वाले टाइम में फिर जाकर के उनका अपना इम्पैक्ट जो है वो शो करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड या वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में जो वेस्टर्न नेशन है, वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि G20 जो ग्रुप है उसमें रशिया को बाहर किया जाए। हालांकि चाइना ने इसका अपोज किया है और इंडिया जो है वो 1 दिसंबर 2022 से G20 को चेयर करेगा। तो इस तरीके से वर्ल्ड जो है वो डिसऑर्डर्ड तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड हो सकता है, तो देखो इंडिया जिस तरीके से, जैसे यूनाइटेड नेशन में भी रशिया को लेकर के सैंक्शंस किया जा रहा है, और इससे पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड नेशन में रशिया को लेकर के सैंक्शन किया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अगर हम बात करें तो 2011 में लीबिया को भी इसी तरीके से एब्सटेन किया गया था। ओके, अगर हम देखें तो यूएस ने तो अपने पर्सनल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट के बेसिस पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपने आप को बाहर कर लिया था। ओके, तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका वर्क ये है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों गया था? ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन बनाए इसलिए गए थे कि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बैठ करके सॉल्व कर सकें, उन इश्यूज को रेगुलेट कर सकें, उनको रिजोल्व कर सकें। ऐसा नहीं है कि उन डिस्प्यूट्स को आप रेगुलर बनाए रखोगे, जिनके साथ में आपके डिस्प्यूट हैं उनको आप बाहर कर दोगे और फिर उसकी वजह से जो इश्यूज हैं वो कम ना हो करके इंक्रीज होगी। तो इंडिया अपना जो रोल है वहाँ पर मीडिएशन का रोल अपना प्ले कर सकता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर हम G7 कंट्रीज़ की बात करें तो G7 कंट्रीज़ पहले इंडिपेंडेंटली बनाया गया, उसके बाद में 1998 में रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया तो G7 कंट्रीज से रशिया को जो G8 में कन्वर्ट हो गया था उसमें से रिमूव करके दोबारा से इसको G7 के रूप में एग्जिस्टेंस दे दी। तो यहाँ पर इंडिया अपना रोल इंडिपेंडेंटली इस तरीके से प्ले कर सकता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में या फिर रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया अपनी हेडशिप दे वहाँ पर इस तरीके के इश्यूज को लेकर के डिस्कशन हो, ताकि जो डिस्कशन है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कर सके। ओके, पहले भी एडिटोरियल पेज पर एक बार आर्टिकल आया था रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के ही, उसमें भी ये बताया गया था कि देखो जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें रेगुलेट करना है, उसको हमें एड्रेस करना है, तभी जाकर के ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर ही, उसमें भी ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के डिस्कस किया गया है कि ये जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है ये किस तरीके से मैटर करते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो सैंक्शंस की वजह से सिर्फ इकोनॉमिक हार्म जो है वो क्रिएट नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से जो सैंक्शनिंग स्टेट्स हैं उनको भी कुछ इशू जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल है आर्किटेक्चर को लेकर के, तो राइटर का ये बोलना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आर्किटेक्चर जो सेक्टर है उसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। राइटर का ये बोलना है कि देखो पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें मेडिकल को लेकर के या फिर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग को लेकर के अदर सेक्टर थे उनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा था, लेकिन आर्किटेक्चर सेक्टर को लेकर के कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी।
तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से, जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपने अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने की छूट दी जाएगी, उसी तरीके से अब आर्किटेक्चर सेक्टर को भी इंडिपेंडेंटली डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो अपने आप का इंडिपेंडेंट तरीके से इस सेक्टर में अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की जब कोशिश करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बेसिक लेवल पर एक बॉडी जो है उसके लिए जनरेट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, ये सेम आर्टिकल है जो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया, जो पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस वोट पास किया गया है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिमूव हो गए हैं अपनी पोस्ट से को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है, एक सेकेंड, हाँ देखो, कुछ टाइम पहले ये कोशिश की गई थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो इन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है उनको सिक्योर करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले इनके जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, मतलब इनको, जैसे कि अगर हम बात करें तो गुजरात वाले रीजन में ये बॉर्डर एरियाज से 80 किलोमीटर तक ओवरव्यू कर सकते थे बीएसएफ, लेकिन अदर एरियाज़ में जैसे कि पंजाब में अगर हम बात करें, राजस्थान में बात करें, वेस्ट बंगाल में बात करें, तो वहाँ पर 15 किलोमीटर तक ही इनको रेगुलेशन की पावर दे रखी थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ नए चेंजेस किए और उनकी जो लिमिट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कि पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम में उनकी जो पावर है उसको इंक्रीज़ करके 50 किलोमीटर तक कर दिया और गुजरात जो है वहाँ पर रिड्यूस कर दिया 80 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो इसके बेसिस पर ये चीज़ें हमें शो हो रही हैं कि जो भी लोग हैं बीएसएफ के जो लोग हैं उनकी पावर को इंक्रीज़ किया गया है। अब पावर को इंक्रीज़ किया गया है, उसके बाद में जब यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की गई या डिस्कशन करने की कोशिश की गई कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है, तो बीएसएफ के जो भी पर्सनल हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स जैसे कि इलीगल एंट्री ऑफ फॉरेनर्स अमंग अदर्स, कैटल स्मगलिंग, सीजर ऑफ नारकोटिक्स, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए जिन चीज़ों के ऊपर पहले लोकल पुलिस के ऊपर फोकस करना होता था, अब क्या किया जा रहा है, जो भी जो केसेज हैं जिनको पहले लोकल पुलिस को हैंडल करना होता था, हालांकि अभी भी लोकल पुलिस के साथ में कोलैबोरेशन के थ्रू इनको हैंडल किया जा रहा है, लेकिन इसमें अब प्रेजेंट टाइम में बीएसएफ जो फोर्स है उसके पास में कुछ पावर्स आ गई हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, हमारे यहाँ पर अगर हम पंजाब वाला रीजन देखें तो वहाँ पर तो नारकोटिक्स का, इलीगल ड्रग्स का काफ़ी बड़ा इशूज है और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने अवेयर करने की भी कोशिश की कि वहाँ पर जो ड्रोन एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इन तरीके के जो इशूज हैं, ये जो इशूज हैं इनको सोल्व करने के लिए बीएसएफ को जो पावर दी गई है उसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन, इनके बीच में जो डिस्कशन होगा उसी के बारे में बताया गया है, जिसको लेकर के हम फ्रंट पेज पर डिस्कशन कर चुके हैं। और यहाँ पर यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके इंडिया और यूएस की जो 2+2 मीट जो है उसमें हम डिस्कशन जो करेंगे, मतलब जो जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है, तो इसमें बताया गया है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के यूएस के साथ में जो भी हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से दोनों कंट्रीज मर्ज होकर के या कोलैबोरेशन के थ्रू किस तरीके की अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आप सभी को पता है, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, ओके, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में मेजर इशू है। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो भी वहाँ पर एक इशू है उसको सॉल्व करने की बात की जा सकती है। पब्लिक हेल्थ, कोविड की जो वैक्सीन है वो किस तरीके से अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा जो मेजर ग्रुप्स जिसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि क्वेड ग्रुप, इनको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बंगाल का जो कोस्टल रीजन है उसके लेकर के बताया गया है। मिनिस्ट्री ने अपनी बात यहाँ पर रखी है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो धीरे धीरे यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा इरोजन उसको फेस करना पड़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये बात जो है अवेलेबल करवाई है कि इंडिया की जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 6907 किलोमीटर है, लेकिन
0.18 किलोमीटर है, लेकिन 34% तक यहाँ पर इरोजन देखने को मिला है, जिसमें 26% जो है वो नेचर के बेसिस पर, और यहाँ पर रिमेनिंग 40% इज इन ए स्टेबल स्टेट। द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अर्थ साइंसेज इज मॉनिटरिंग शोर लाइन इरोजन सिंस 1990 यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा एंड GIS मैपिंग टेक्निक। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 1990 से 2018 तक जो एनालाइज किया गया है उसी के बेसिस पर ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो केरला जो रीजन है जो वेस्टर्न कोस्ट को डिपेंड करता है, तो उनका जो कोस्टल लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इरोजन को फेस कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 फॉरेन पेज, पेज नंबर 13 पर फॉरेन पेज पर। यहाँ पर वो श्रीलंका को लेकर के जो इशू है उसी के बारे में शो किया गया है। यूक्रेन को लेकर के जो इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उन सभी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बात की गई है। और ईरान, US और जो भी कंट्रीज़ हैं P5 कंट्रीज़ जो हैं, इनके साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डिस्कशन चल रहा है न्यूक्लियर डील्स को लेकर के, तो इसमें ईरान ने अपनी तरफ से बात रखी है कि US जो है वो कुछ नई टर्म्स यहाँ पर इम्पोज करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो डिस्कशन है इसमें कुछ हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, अब सभी को पता है न्यूक्लियर डील जो है उसको लेकर के रेगुलर डिस्कशन चल रहा है। 2015 में ये डिस्कशन कंप्लीट भी हुआ था न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से, जिसको JCPOA एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मिस्टर ट्रंप जब वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने इस एग्रीमेंट से अपने आप को रिमूव कर लिया था और दोबारा से इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। और अगर ये डिस्कशन कंप्लीट होता है तो ईरान के साथ में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने चाहबार पोर्ट डेवलप किया था ईरान में ताकि हम ईजिली कनेक्टिविटी कर पाएँ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए इम्प्लीमेंट हो पाएंगे इजीली जब हम ऑयल की जो डील है वो ईरान से कर पाएंगे, ताकि काफ़ी चीप प्राइस पर इंडिया को अवेलेबल हो और हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट कर पाएँ। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।